तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए पिछले 4-5 दिन से वीडियो नहीं आई। कारण था कि जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको सही से आवाज़ डिलीवर नहीं कर पाया था, यानी उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी और वो कंप्यूटर की इंटरनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो अभी ये देखिए फॉर्मेट भी मैंने चेंज किया है केवल आवाज़ की वजह से, क्योंकि आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी उसमें फॉर्मेट में। तो अभी जो वीडियो कुछ दिन मिलेंगे आपको इसी फॉर्मेट में, जैसे ही वो सही होगा फिर आपको बोर्ड पर ही वीडियो मिलेंगी। तो आज की क्लास ये होने वाली है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो अच्छे से ध्यान से देख लें। जीएस जीके पढ़ रहे हैं हम यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे भारतीय कृषि, और इसकी क्लास तीसरी है। कांस्टेबल, होमगार्ड और उसके साथ साथ जो यूपीएसआई के बच्चे हैं वो भी ये क्लास ले सकते हैं, जैसे उनका पेपर नज़दीक है तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 100 दिन आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अब मैंने 20 दिन स्पेयर में रखे थे, वो 20 दिन इसीलिए रखे थे कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसकी वजह से ही मैंने स्पेयर में रखे थे। कुछ त्यौहार हो सकता है, जैसे होली आएगी या शादी हो सकती है घर में, तो कोई बात नहीं। ये जो दिन माइनस हुए हैं मेरे हुए हैं, आपके नहीं हुए हैं। आपके साथ मैं ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। तो 100 दिन हम तैयारी करेंगे। ये मेरा चौथा दिन है जब मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। फेज 1 चल रहा है। जो नए बच्चे अभी मेरे चैनल पे हैं ध्यान से सुन रहे हैं। हम पहले 30 दिन बेसिक तैयारी, बस कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेंगे, कि याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी 30 दिन जो है उसमें चीजों को याद करेंगे, सीखेंगे अच्छे से, और जो कोई डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और लास्ट फाइनल टच देंगे हम लास्ट 40 दिन में। मेरी जो क्लास बेस्ड रहेगी वो रहेगी कि क्या तो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर और क्या पूछा गया है, यानी कि क्या पूछा गया है और क्या प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्या चीजें बनी हैं और क्या आपसे पूछी जा सकती हैं। वो सब कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये ई बुक है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसे भारतीय कृषि वाणिज्य। ये सिलेबस दिया गया है यूपी पुलिस का। तो यूपी पुलिस एसआई में भी यही सिलेबस है, कांस्टेबल में भी है और होमगार्ड में भी। बस एक दो टॉपिक बढ़ा हुआ हो सकता है, घटा कुछ नहीं है इससे। तो ये अभी 39 रुपए में आपको ऑफर में मिल रही है, तो आप इसको जरूर खरीद लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज की जो क्लास है वो भारतीय कृषि से रिलेटेड है। तो भारतीय कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे, भारतीय कृषि है क्या और कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे बात की जाए, भारत की लगभग 55% जनसंख्या जो है वो कृषि से जो है अपनी आजीविका चलाती है, यानी कि कृषि पर निर्भर है 55% जो जनसंख्या है भारत की। वही बात की जाए जीडीपी, आपसे पूछा जाएगा भारतीय कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी बताइए कितनी है, तो प्यारे बच्चों तब आपने याद रखना है जीडीपी में 18% की हिस्सेदारी है। और ये 2021 और 22 का मैं डेटा आपको बता रहा हूं। वही बात की जाए जो बजट है, इस बार पेश किया गया है बजट अभी। तो बजट में जो हिस्सेदारी दी गई है कुल बजट का 9% जो है वो कृषि क्षेत्र में दिया गया है। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों इस पॉइंट को भी याद रखोगे, कृषि क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है, तो 9% का बजट दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यदि आपसे पूछता है तो प्यारे बच्चों आपने याद रखना है, आप किसको कहोगे, तो ये भी आप कृषि को कहोगे। ये सब पॉइंट वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही करा रहा हूं। जब हम भारतीय कृषि की बात करते हैं तो भारतीय कृषि जो है वो जीवन निर्वाह टाइप की कृषि है। जैसे कृषि के टाइप होते हैं, एक टाइप होता है खाद्यान्न कृषि, एक जो टाइप होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों वो होता है खाद्यान्न खाद्यान्न कृषि। दूसरा यहाँ पर होता है यहाँ व्यावसायिक व्यावसायिक कृषि। और तीसरा यहाँ पर ये जो होता है जीवन निर्वाह टाइप की जो कृषि होती है, 3 टाइप होती है। खाद्यान्न कृषि क्या होती है, खाद्यान्न कृषि के अंदर ये होता है कि अपनी जरूरतों का सामान अपने घर या बगीचे में उगाया जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में आप देखते हो। व्यवसायिक की जो कृषि होती है, अमेरिका यूएसए जैसी कंट्री जो है वो केवल खाद्यान्न या जीवन निर्वाह के लिए नहीं, वो प्रॉफिट के लिए भी कृषि करती है, उसी को व्यवसायिक कृषि कहा जाता है। और भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कृषि होती है
वो कृषि होती है जीवन निर्वाह, यानी कि खुद के जीने के लिए, बस ज्यादा प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचते, क्योंकि इतनी जमीन भी नहीं होती और जनसंख्या भी भारत के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ हिस्ट्री की। जैसे नवपाषाण काल की बात की जाए तो यदि आपसे पूछा जाए कृषि और पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य आपको कौन से काल से मिले हैं, तो नव पाषाण काल जो है, यहां से कृषि और पशुपालन का प्रारंभ हुआ। और यहीं पे जो आविष्कार हुआ था वो पहिए का भी आविष्कार, यदि आपसे पूछता है कि कौन से काल में हुआ था, नवपाषाण काल। जैसे पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं उसमें आग का आविष्कार हुआ, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से ही क्या हुआ है, कृषि और पशुपालन का जो है आविष्कार हुआ, और उसके साथ साथ पहिए का आविष्कार हुआ। मानव का सर्वप्रथम युक्त अनाज कौन सा था, पूछे तो जो मानव ने सबसे पहले यूज किया था। प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं कृषि के, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। ये प्यारे बच्चों आपने याद रखना है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य आपसे पूछे तो ये भी कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से। स्थायी जीवन कैसे, देखिए अभी जिस घर में आप रह रहे हो तो ऐसा है कि आप इसी घर में रहते हो, ऐसे नहीं कि आज यहाँ पर हो कल किसी और घर में चले गए, तो ये एक स्थायी जीवन है आपका। और पहले की बात की जाए तो पहले खाना बदोश जीवन जीते थे, आज यहाँ पर खाना मिला तो ठीक है, नहीं तो कल कहीं और पर। तो स्थायी जीवन के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, ये भी मेहरगढ़ से मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा प्रयागराज से। इंपोर्टेंट स्थान है, प्राचीन स्थल कोल्डी हवा। एग्जामों में सीधा सीधा भी पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि कोल्डी हवा जो नामक प्राचीनतम जगह है वो कहां पर है, तो ये प्रयागराज के अंदर है। नवीनतम खोजों की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में, अभी हमने बात करी देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में मेहरगढ़ में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके प्यारे उत्तर प्रदेश के लहुरा देव, जो संत कबीर नगर में पड़ता है, उसमें मिले हैं। और ये चावल के साक्ष्य मिले हैं, और ये साक्ष्य भी देखिए कितने पुराने हैं, 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के हैं। भूमि सुधारों की बात की जाए, देखिए ये क्लास जो होने वाली है वो 360 डिग्री होने वाली है, यानी कि जहां जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी संभावनाएं इसके अंदर है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या तो पूछा गया है, जैसे यहाँ देखिए अभी अभी भूमि सुधार के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या तो पूछा गया है और क्या पूछे जाने की संभावना है, इस पर बेस्ड रहेगी क्लास। ऐसा मतलब क्लास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, आप पूरी यूट्यूब पर छान मारिए। भूमि सुधार की बात की जाए तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान राजस्व वसूली के लिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, दो व्यवस्था हुई थी जिसके अंदर जो राजस्व वसूली की जाती थी, यानी कृषि से कैसे राजस्व वसूली की जाएगी, ये दो व्यवस्थाएं लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के अंदर, याद रखोगे प्यारे बच्चों आप, मद्रास। और महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में। दोनों व्यवस्थाएं पूछी जाती है, टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1822 से लेकर 1833 तक की गई थी। यहाँ पर इनके जनक भी पूछे जाते हैं। तो ये हिस्ट्री का सेशन नहीं है, ध्यान से देख लीजिए जो पॉइंट आ रहे हैं, इसीलिए तो 360 डिग्री है ये क्लास। देखिए ये कैप्टन रीड, आप इसको लिखोगे कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। वहीं महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी नाम के, होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। इनमें यदि आपसे परसेंटेज पूछता है कि कितना अंग्रेजों को देना था कुल उपज का, तो यहाँ आप 51% देना था। और महलवाड़ी जो उत्तर भारत की व्यवस्था है इसके अंदर 30% कुल उपज का अंग्रेजों को देना था। तो दोनों व्यवस्थाएं याद रखना। इसी तरह का जो डाटा है मैं आपको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए यदि आपके ये क्वेश्चन नहीं लगते तो मैं दावा करता हूं कि
किसी के भी नहीं लगेंगे, फिर इससे तो किसी के नहीं लगेंगे, जो आप पढ़ के जाओगे ये नहीं लगेंगे तो किसी के कुछ नहीं लगेगा, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगी जीएस कैसी पूछी गई है। जमींदारी प्रथा की बात करें, इसका उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को खत्म करना। उन्मूलन कब किया गया, डेट पूछे 1951 ईस्वी में। सर्वप्रथम कौन से प्रदेश में किया गया था, तो उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा को सबसे पहले खत्म किया गया था, और ये पूछा गया है यूपीएसआई के एग्जाम में। पहला भूमि अधिग्रहण कानून कब आया, यहां पर सिंपल आपसे प्यारे बच्चों डेट पूछेगा, तो इसकी आपने डेट याद रखनी है, 1894 ईस्वी में। आपके गांव में कोई बंजर भूमि पड़ी है या खाली भूमि पड़ी है, तब उस पर किसका अधिकार होता है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पूछा भी गया है, तो उसका जो भूस्वामी होता है वो सरकार होती है, यानी उस पर जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है। भूदान आंदोलन, ये इंपोर्टेंट रहेगा आपसे, मैं दावा करता हूं कि यूपीएसआई और होमगार्ड या कांस्टेबल, उसमें से आपको किसी न किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भूदान आंदोलन कब स्टार्ट किया गया, विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1951 में। ये क्या था, देखिए जमींदारों के पास बहुत बहुत जमीन पड़ी थी, जिन पर वो खेती भी नहीं करते थे, और जो गरीब लोग थे उनमें जमीन को वितरित किया गया, ताकि जो अपने देश है उसके खाने के लिए अनाज वगैरह उगाया जा सके, ताकि सभी में वितरित हो सके, तो इसीलिए भूदान आंदोलन चला था। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण संस्थान और नीतियां। सबसे पहली आ जाती है भारतीय खाद्य निगम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफसीआई। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी। देखिए आपके एग्जाम के अंदर सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपसे संस्थान पूछी जाएंगी, जो संस्थान और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में जानकारी होगी, उनसे उसकी ये पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, उनसे ये पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, उनसे ये पूछा जाएगा इसका गठन कब किया गया था, इसका कार्य किस मंत्रालय के अंदर काम करती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ बात की जाए, आपसे पूछा जाएगा कि भैया एफसीआई जो है इसको कब बनाया गया, तो 1965 में, याद रखना है प्यारे बच्चों। मुख्यालय इसका कहाँ है, फिर आप याद रखोगे कि दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। किस मंत्रालय के अंडर ये काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कैसे करके पूछा है कि बताइए उपभोग जो एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम है, किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे, और जो संभावनाएं हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बच्चों आपको। आगे आ जाता है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको बोला जाता है CACP। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। जैसे मैंने बताया 2024 का जब एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए थे जिनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब यहाँ पर जितने वर्ड आएंगे उनकी फुल फॉर्म में सीधे सीधे बता दूंगा, जिनकी पूछे जाने की संभावना है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। लेकिन जब इसको बनाया गया था 1965 ईस्वी में, तब इसको इस नाम से नहीं जाना जाता था, तब इसको जाना जाता था कृषि कीमत आयोग, यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के रूप में इसका गठन किया गया था। लेकिन 1985 ये वाली डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि भैया इंपॉर्टेंट 1985 की इसका नाम कब बदला गया, यानी CACP का नाम कब बदला गया, तो 1985 में इसका नाम बदला गया। वहीं इसका काम क्या है, तो इसका काम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको आप MSP बोलते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को उनकी फसल के लिए दिया जाता है। कितनी फसल के लिए दिया जाता है, तो इसके अंदर 22 फसलों को रखा जाता है। कितनी फसल है इसके अंदर, 22। याद रखोगे एक फसल इसके अंदर आती है, देखिए गन्ने की फसल, तो गन्ने की फसल पर FRP दिया जाता है, ना कि उस पर ये MSP दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। ये सिफारिश करेगा, लागू नहीं करेगा। लागू कौन करेगी, भारत सरकार ही करेगी। तो CACP जो है MSP की सिफारिश करेगा। CACP किसके अंडर काम करता है, तब आपने मार्क करना है कि ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर काम करता है। अब ये मंत्रालय मुझे एक बार फिर से बता दीजिए कि ये किसके अंदर है, नीचे कमेंट में जरूर छोड़कर जाए।
क्योंकि यदि आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो थोड़े से एक्टिव हो जाइए। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किसान कल्याण मंत्रालय किस मंत्री जी के पास है। देखिए, जब एमएसपी की बात आई है तो ऐसा नहीं है कि हम एमएसपी को नहीं पढ़ेंगे, तो एमएसपी को भी यहीं पर खत्म करेंगे। एमएसपी है क्या? अभी मैंने बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी प्रणाली पूछे कब स्टार्ट की गई थी, तो 1966-67 में। सबसे पहले किस फसल पर? तो ये पॉइंट याद रखना, सबसे पहले किस पर दी गई थी? गेहूं पर दी गई थी। अब क्वेश्चन यहां पर क्या बना है? क्वेश्चन बना है कि बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य क्या कहलाता है? तो हिंदी में पूछेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में बना है। तो ये सारे पॉइंट वही हैं प्यारे बच्चों, जो संभावनाएं बन सकती हैं या बनने के चांसेस हैं या बने हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप थोड़ा सा विश्वास करिए मेरे इस कंटेंट पर। देखिए, एमएसपी भारत सरकार, मैंने बताया जो सीएसीपी है वो केवल इसकी सिफारिश कर सकती है, लागू नहीं करेगी। लागू कौन करेगी? तो भारत सरकार। भारत सरकार में भी आर्थिक मामलों के एक कैबिनेट समिति बनाई जाती है, उसके द्वारा इसको लागू किया जाता है। कितनी फसलों पर दिया जाता है? तो 22 फसलों पर दिया जाता है, जिसमें आ जाएगी खरीफ की फसल। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, जो खरीफ है, खरीफ की इसके अंदर 14 फसल होती हैं, रबी की इसके अंदर 6 फसल होती हैं, और वाणिज्य जो फसल होती है, वाणिज्य फसल इसके अंदर 2 होती हैं। इस तरह से पूछेगा तो ये बता देना। बाकी कौन कौन सी फसल होती है, इतना डीप कांस्टेबल और होमगार्ड में तो जाएगा नहीं। कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया आपको, देखिए एफआरपी, जो 22 फसलें हैं उन पर तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। लेकिन गन्ने पर जो दिया जाता है, ये दिया जाता है उचित लाभकारी मूल्य, यानी कि उसकी लागत का ज्यादा से ज्यादा मूल्य दिया जा सके, उचित लाभ हो सके गन्ने की फसल में, ऐसा दिया जाता है। वही बात की जाए, देखिए एमएसपी की, एमएसपी 22 फसलों पर दिया जाता है, मैंने बताया। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि जो उपज हुई है, मतलब जो उपज हुई है और उपज होने तक जितनी लागत लगी है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1,000 रुपए के जो है लागत लगाकर कुछ क्विंटल गेहूं जो है वो निकाले हैं अपनी उपज के, तो 1,000 रुपए का कितना दिया जाएगा? 1,500 रुपए कम से कम होना चाहिए। 1,000 रुपए का 1,500 रुपए कम से कम एक क्विंटल गेहूं का मूल्य होना चाहिए। ऐसे आप समझ सकते हो, यानी कि 1.5 गुना किसान को घाटा नहीं आना चाहिए, इसीलिए एमएसपी जारी की जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अब यहां पर आता है एपीडा। अब एपीडा क्या काम करती है? एपीडा का काम है कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। तो एपीडा निर्यात को बढ़ावा देगी, बढ़ावा। तो निर्यात को जो बढ़ावा दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? एपीडा के द्वारा दिया जाएगा। तो और यहां पढ़ रहे हैं किसके निर्यात को? कृषि निर्यात को। जो कृषि प्रोडक्ट होते हैं उसके निर्यात को बढ़ावा कौन देगी? एपीडा देगी। अब आपसे यहां इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, भैया ये बताइए कि एपीडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको 1986 में बनाया गया था। यहां बात आई है एक्सपोर्ट की। तो कृषि के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्थान काम करती है? तो आपने मार्क करना है एपीडा। हिंदी में बात करें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। याद रखना, कृषि मंत्रालय के अंदर काम नहीं करता, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। नेफेड की बात की जाए, यहां आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1958 में, काफी साल पहले इसको बना दिया गया था। और इसका काम क्या है? इसका जो काम आ जाएगा, किसानों के लिए जो उनकी फसल है उसके उचित मूल्य उनको दिया जा सके, ऐसा ये प्लेटफॉर्म काम करता है।
तो अब ये मत कहना कि एमएसपी की तरह सीएसीपी की तरह सिफारिश करता है, सिफारिश नहीं करता, उचित मूल्य प्रोवाइड कराता है, कुल मिलाकर ये बात की जाए। इसी के अंदर एक ऑपरेशन ग्रीन चलता है जिसके तहत मूल्य स्थिरीकरण, वही बात होगी कि मूल्य को एक उचित मूल्य प्रोवाइड कराने की बात करता है। तो यदि पूछता है नेफिड के ये ऑपरेशन ग्रीन किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, फिर बताना आपने नेफिड के द्वारा चलाया जाता है। कौन से मंत्रालय के अंदर काम करता है ये? कृषि और किसान मंत्रालय के अंदर ये काम करता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। और ध्यान कर लेना प्यारे बच्चों, देखिए मैं सारी संभावनाएं आपके लिए बना रहा हूं जो आपके एग्जाम में बन सकती हैं। आगे बात करते हैं एग्रीडेक्स। अब एग्रीडेक्स क्या है? एग्रीडेक्स जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने शेयर मार्केट देखी होगी, शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग की जाती है शेयरों की, उसी तरह कृषि प्रोडक्ट के शेयरों की ट्रेडिंग कहाँ की जाएगी? एग्रीडेक्स पर की जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक। कौन देता है? एग्रीडेक्स नामक एक प्लेटफॉर्म है, उससे आपको इसके प्रोडक्ट की ट्रेडिंग मिलती है। इंपोर्टेंट नीतियां कौन कौन सी हैं जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई हैं कृषि से संबंधित? हम कृषि से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? डेट पूछी जाएगी सिंपल, सन 2000 में आई थी, यूपी कांस्टेबल एग्जाम में बना है। देखिए 2000 में जो समिति आई है उसके लिए क्वेश्चन बना है, तो इंपोर्टेंट रहेंगी ये समिति भी। वहीं राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, जो वानिकी नीति है, ये 2014 में आई है। और इसके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत इसे अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या, जितना भी कृषि क्षेत्र में पिछले साल प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को बस अगले साल 4% और बढ़ाना है, ये इसका काम है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। आगे बात करें प्रथम कृषि निर्यात नीति, ये कब आती है? तो प्रथम निर्यात नीति अभी हमने पढ़ी, देखिए यहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति, इसमें फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना। यदि आपने देखिए 1 घंटा, क्योंकि 1-1.25 इस क्लास में लगने वाला है, 1-1.25 मेरी क्लास को अच्छे से देख लिया तो बहुत सारे पॉइंट आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। बस उसके बाद फिर आपको हल्का फुल्का सा रिवीजन करना पड़ेगा, आपकी ये वाला टॉपिक क्लियर एकदम। और डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ से 100%। जिस दिन एग्जाम आएगा मैं फिर दोबारा से आऊंगा, और ये बात ध्यान कर लेना, इस वीडियो के क्लिप काट के लगाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। आगे बात करते हैं प्रथम कृषि निर्यात नीति कब आई थी प्यारे बच्चों? ये तो ये आई थी 2018 में। इसका काम क्या था? इसका काम था 2022 तक, 18 से 22 तक का जो भी टाइम पीरियड है उसमें 60 अरब तक प्रॉफिट को बढ़ाना था। जो भी कृषि के अंदर प्रॉफिट होता है 18 में, उसको 60 अरब डॉलर तक बढ़ाना था। राष्ट्रीय किसान नीति, इसको कब मंजूरी दी जाती है? डेट पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, 2007 में। तो तीनों में अंतर है, ध्यान से यदि आपने देखा होगा, ये राष्ट्रीय किसान नीति है, ये आ जाएगी प्रथम कृषि निर्यात नीति, और यहां पर आ जाएगी प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति। तीनों में अंतर है, ऐसा नहीं है, आपने ध्यान से इसको एक बार पढ़ना है। आगे बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि में कौन कौन से यूज होते हैं। क्वेश्चन कैसे बना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं, तो इन दोनों का नाम आपने याद रखना है। एक का नाम है ई नाम, ठीक है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको बनाया गया था 14 अप्रैल 2016 को। दूसरे का नाम है ई रकम पोर्टल, ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, इसको बनाया गया था 1 अगस्त 2017 को। बस इतने पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा यहां से। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कृषि से संबंधित है। अभी देखिए मैंने मेन पॉइंट आपको दिखाता हूं यहां पर, ये देखिए फसलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये तो मैंने अभी पढ़ाने स्टार्ट भी नहीं करे, उससे पहले देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और यहीं से बनेंगे और बनने के चांस भी हैं। अभी दिखाता हूं मैं आपको, देखिए तो ये हमने कवर कर लिया। अब करते हैं योजनाएं। जब हम योजनाओं की बात करते हैं कृषि से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, पहली योजना आ जाएगी आपकी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। योजनाओं का भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है प्यारे बच्चों, आपने इसको भी ध्यान से पढ़ना है।
ये मैं अलग से भी लेकर आऊंगा कि भारत सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं से संबंधित जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जो यहाँ पर कृषि से रिलेटेड है उन्हें यहाँ कर लेते हैं, बाकी को जो अन्य क्लास होगी उसमें करेंगे। तो 100 दिन आपके साथ जुड़ा रहूंगा, विश्वास करके इस कंटेंट को आराम से पढ़ते रहिए आप। देखिए, पीयूष गोयल जी के द्वारा 1 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना आई थी। इसको जो स्टार्ट किया गया था ये 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई है, ध्यान कर लेना। इसके अंदर 6,000 रुपए दिए जाते हैं और ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 2-2 हजार की जो होती हैं, इसके अंदर 3 किस्तें होती हैं, तो 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 6,000 रुपए दिया जाता है। किन्हें दिए जाते हैं? जिनकी 2 हेक्टेयर हेक्टेयर या सीमांत किसान बोलते हैं जिनको, उनको दिए जाते हैं। तो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जिनकी जमीन होती है उनको ये पैसे दिए जाते हैं। दूसरी आ जाएगी पीएम कुसुम योजना। अब पीएम कुसुम योजना जो है इसकी शुरुआत पूछे कब हुई, तो जुलाई 2019 में। किससे संबंधित है ये यदि पूछता है तो आप देखते होंगे, जो बच्चे किसान हैं वे जानते होंगे कि या तो बिजली की मोटर होती है जहां से जो ट्यूबवेल पंप होता है वहां से सिंचाई होती है, या इंजन रखकर सिंचाई की जाती है। इन दोनों की जगह, ताकि बिजली की भी बचत हो सके और जो इंजन में तेल खर्च होता है जिससे पोल्यूशन फैलता है उसको भी घटाया जा सके, तो दोनों का अल्टरनेटिव ढूंढा गया सोलर पंप, जिस पर 80 से 90% की सब्सिडी सरकार देगी और जो आपकी ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उन पर सोलर पंप से सिंचाई की जा सकती है। तो ये योजना कुसुम की याद रखना। फुल फॉर्म पूछेगा, हिंदी में ही नाम है प्रधानमंत्री, पीएम है ना, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, यू से हो जाएगा ऊर्जा और एस से हो जाएगा सुरक्षा और फिर यू से हो जाएगा उत्थान और एम से हो जाएगा महाभियान सोलर पंप के लिए। तो ये योजना इतनी है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ और नहीं पूछा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड इंपोर्टेंट है। आज का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, जो लोक है तीनों एग्जामों में से किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो एसआई का है, चाहे कांस्टेबल का है और चाहे आपका होमगार्ड का है। शुरुआत कब होती है, तो 1998 में री एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कांस्टेबल के। उद्देश्य क्या है? कृषि, पशुपालन और डेयरी मत्स्य। देखिए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है केवल कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो देखिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग में भी दिया जाता है। इससे लोन प्रोवाइड होता है। कितना लोन होता है? तो 3 लाख रुपए तक का लोन होता है। 60% की ब्याज दर होती है, लेकिन सही समय पर इसको चुका दिया जाता है। फिर इसके अंदर जो 3% है उसकी सब्सिडी दी जाती है, इसलिए प्रभावी ब्याज कुल मिलाकर घटकर 4% रह जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? 3%। 7%, 4%, 3% वाला कांस्टेबल और होमगार्ड से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एसआई वालों से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो स्टेटमेंट बेस बनेंगे। बिना गारंटी के कितना लोन दिया जा सकता है? तो 1,60,000 रुपए तक इसमें बिना गारंटी के दिए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति जो होते हैं, जो किसान होते हैं, 2 हेक्टेयर या सीमांत किसान जो होते हैं, उनको 60 वर्ष की जैसे ही आयु पूरी होती है, यदि इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसमें कुछ पैसे वगैरह जमा करने होते होंगे, तो उसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में हर माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। और 12 सितंबर 2019 को ये योजना स्टार्ट होती है। डेट, फॉर्मेशन और इतना फॉर्मेट आपने बस कैजुअली देख के रखना है इस योजना का। अगली आ जाती है सूक्ष्म सिंचाई योजना। कब आई? 2006 में। एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। और पूछा क्या गया है कि किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? तो कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा इसको सुचारू रूप से लागू किया जाता है। आगे आ जाती हैं कुछ प्रमुख समितियां। हम कृषि पढ़ रहे हैं, एमएस स्वामीनाथन का नाम ना आए तो फिर क्लास अधूरी हो जाएगी। एमएस स्वामीनाथन समिति जो है, जो एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था ये पूछा जाएगा, और ये किसके लिए थी ये पूछा जाएगा। 2 या 3 पॉइंट इस समिति से बनेंगे। 18 नवंबर 2004 को गठित की गई थी। रिपोर्ट इसने कब दी थी अपनी?
तो रिपोर्ट को आप नोट करोगे, ये दी थी इसने 2006 में। किसके लिए थी? तो इसको कहा जाता है औपचारिक रूप से राष्ट्रीय किसान आयोग। ऐसा कोई आयोग नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय किसान आयोग के रूप में इस समिति को जाना जाता है, यानी उपनाम इस समिति का ये है। उद्देश्य क्या था कि भारतीय कृषि में आ रहे संकट, उनके कारणों की जांच, और जो किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है, भैया क्यों की जा रही है, किस वजह से, किस कारण से, इसकी जांच करिए और सरकार को बताइए, ताकि इन सब चीजों को खत्म किया जा सके। इसके लिए समिति थी, इंपोर्टेंट समिति है, मार्क कर लेना। अगली आ जाती है अशोक दलवई समिति। ये समिति में बहुत फर्जी समिति मानता हूं, क्योंकि इसने ऐसा कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, आय वाय दोगुनी कहीं नहीं हो पाई किसानों की। अगली समिति आ जाती है कांग्रेस कृषि सुधार समिति। 1949 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। 2021 एसआई के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतनी लंबी क्लास हो चुकी है, पीछे सब कंटेंट लिखा हुआ है, बस आपने ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और स्क्रीन की साइड देखते रहना है कि कौन से पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं और क्या चीजें मैं उनके बारे में समझा रहा हूं। तो ये दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो चुका है भाई बच्चों। आगे बात करते हैं, ये यूपी के पर्पज से है, उत्तर प्रदेश। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र यदि आपसे पूछता है कितने हैं, तब आपने मार्क करना है 9। यदि भारत में पूछता है भारत में कितने हैं, फिर आपने 15 बताने हैं। कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20। और भारत में भी कितने हैं? तो भारत में भी ये 20 ही हैं। दोनों पॉइंट अच्छे से रट्टा मार लेना, हो सकता है क्वेश्चन बनेगा तो यहां से आप ये चीजें मार्क करोगे। आम निर्यातक जोन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो लखनऊ और सहारनपुर हैं। इतने पॉइंट प्यारे बच्चों यहां से आप याद रखोगे। रबी की फसल में जो 3 फसलें होती हैं, रबी की, जायद की और खरीफ की, तो रबी की फसल सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में बोई जाती है? तो प्रथम स्थान आपके प्यारे यूपी में है। खरीफ की फसल में अग्रिम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। प्रथम फसल कौन सी जानी जाती है? देखिए तकरीबन 24%। 24% जो होता है गेहूं उत्पादन होता है यूपी के अंदर। जितनी भी फसल बोई जाती है यूपी के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा जमीन पर, कुल जमीन पर 24% जमीन पर गेहूं बोया जाता है। इसलिए यूपी की यदि खाद्यान्न फसल पूछे, खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती है? एक तो हो जाएगा गेहूं, गेहूं, चावल, चावल और जो दालें होती हैं, दालें, इनको खाद्यान्न फसलों में कहते हैं, खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलें यदि आपसे पूछता है कौन कौन सी होती हैं, गेहूं, चावल और दालें होती हैं। और खाद्यान्न फसलों में प्रथम स्थान कौन सी फसल का है? उत्तर प्रदेश में, फिर गेहूं लगाओगे। द्वितीय स्थान गन्ने का है। गन्ने का बुआई में द्वितीय स्थान है, यानी कुल भूमि की 13% भूमि पर गन्ना उगाया जाता है। लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इतनी जमीन है, इतनी जमीन में के जो इतनी जमीन है उस पर तो गेहूं हो गया, और इतनी जमीन जो है इस पर चावल हो गया, और इतनी सी जो जमीन बची इस पर गन्ना, गन्ना सबसे ज्यादा है, और बाकी इन सब पर जो दालें वगैरह है वे हो रही है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से समझोगे, कंफ्यूजन में कोई पॉइंट मत रखना अपने दिमाग में। तो गन्ना सर्वाधिक होता है यूपी में, लेकिन गेहूं के अकॉर्डिंग अब कुल भूमि पर कम बोया जाता है। आगे बात करते हैं सिंचाई के तरीकों की। सिंचाई के तरीके कौन कौन से हैं? भारत के अंदर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो ट्यूबवेल, पंजाब में मोटर बोलते हैं इसको, हमारे मेरठ वाले क्षेत्र में ट्यूबवेल बोल देते हैं। तो ट्यूबवेल पे 55.9% भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल से होती है। और एक पॉइंट और याद रखना कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ट्यूबवेल से होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो यूपी है, यूपी में भी ट्यूबवेल से सबसे अधिक सिंचाई होती है। वहीं बात की जाए नहरों से सिंचाई के मामले में, जैसे नहर अलग अलग राज्यों में खोदी गई है, तो नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन करता है? तो भी उत्तर प्रदेश ही करता है, लेकिन ये कागजी बात है, रियल में नहीं होती। जो तालाब होते हैं, तालाबों से
प्रथम स्थान किसका है सिंचाई के मामले में? तो फिर तमिलनाडु का है। सर्वाधिक संचित राज्य, संचित राज्य यानी कि अपनी खेती को प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ता, ज्यादातर सिंचाई करके ही उगाता है, तो ऐसा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और प्रतिशत के मामले में कि बहुत कम प्रतिशत कहें कि हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा संचित यानी जो खेती करता है वो करता है फिर पंजाब। तो दोनों चीज याद रखना, प्रतिशत के मामले में पंजाब है और क्षेत्रफल के मामले में कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। सूक्ष्म सिंचाई योजना ये रिपीट हो चुकी है, 2006 में आई थी, अभी इससे पहले मैं इसको पढ़ा चुका हूं। कृषि के विशेष प्रकार कौन कौन से हैं? कृषि के विशेष प्रकारों में आपने देखना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भैया विटिकल्चर किससे संबंधित है, फिर मार्क करोगे अंगूर के उत्पादन से या अंगूर की खेती से। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चे याद रखना है मछली उत्पादन से। सेरिकल्चर किससे है? रेशम उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर किससे है? फलों के उत्पादन से। तो ये सब पॉइंट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसको कर देता हूं होमवर्क। तो होमवर्क के रूप में आप क्या करोगे? इन वाले पॉइंटों को देखोगे और छोड़ना मत प्यारे बच्चों। यहां देख सकते हो आप यूपी कांस्टेबल, ठीक है, और ये 2 पॉइंट पूछे गए हैं, तो हो सकता है यहां से फिर दोबारा से क्वेश्चन बने, तो छोड़ना मत, इसको जरूर पढ़ लेना। सारे इंपोर्टेंट हैं, जितने इंपोर्टेंट थे वही मैंने यहाँ पे मार्क भी किए हैं। खेती के प्रकार, खेती कितने के प्रकार की होती है? तो खेती के प्रकार जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो झूम की खेती होती है। आगे बात की जाए तो जैसे रोपण खेती होती है, रेचिंग खेती होती है। तो ऐसी खेतियों के बारे में पढ़ेंगे और क्या फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। हो सकता है आप बोर हो गए हो, लेकिन यदि आप अब बोर हो गए तो फिर आप भूल जाइए कि आपके नंबर जो हैं जीएस में 30+ हो पाएंगे। ध्यान से देखिए, ऐसा कोई खास चीजें मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, सिंपल चीजें हैं, बस समझनी है। बुक में सारा कंटेंट है, खरीद लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख लीजिए, फिर क्या होगा कि आप आसानी से उसे मार्क कर करके पढ़ते रहोगे, समझ मुझसे लोगे। चलिए बात करते हैं खेती के प्रकारों की। झूम की खेती, यहां से क्या पॉइंट बनेंगे कि भैया पूर्वोत्तर भारत के अंदर की जाती है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि काटो और जलाओ। अब ये खेती, पहले तो ये समझिए कि ये खेती होती क्या है। झूम की खेती ऐसी खेती होती है जहां पर वनों को काटा जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और उसकी जो राख बचती है उसके ऊपर खेती की जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि। ये पॉइंट याद रखोगे कि स्थानांतरणशील कृषि किसको कहा जाता है? झूम की खेती को। अन्य नाम कौन से है? काटो और जलाओ। और कौन सा नाम है? बुश फैलो कृषि। और कौन सा नाम है? कीर्तन दहन प्रणाली से कौन सी खेती की जाती है? स्लैम एंड बर्न इसी का नाम है। आदिम निर्वाह कृषि इसी का नाम है। तो ये पॉइंट सब याद रखोगे और देखिए एसएससी ने इस पॉइंट को पूछा भी है। अन्य राज्यों में इस जो झूम की खेती है ये किस नाम से जानी जाती है? जैसे मध्य प्रदेश के अंदर दहिया या बेवर के नाम से जानी जाती है। झारखंड में कुरुल या कुरावा के नाम से जानी जाती है। मणिपुर में पामुलू के नाम से जानी जाती है। केरल में पोनम या पोनम के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट रहेंगी ये भी, जितनी संभावनाएं आपकी बन सकती हैं वो सब इस क्लास में आपकी कवर हो जाएंगी। रोपण खेती की बात करते हैं तो रोपण खेती ऐसी खेती होती है जहां पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो ज्यादातर फसलें प्रॉफिट वाली फसलें होती हैं, जिनको हम नकदी की फसल बोलते हैं। अब एक पॉइंट यहां पर क्लियर कर लेना कि भैया नकदी की फसल किसे कहा जाता है? तो रबड़, कोको, चाय, कहवा बोला जाता है कॉफी को, पटसन, जूट को बोला जाता है, और कपास, ये सब नकदी की फसलों में रखी जाती हैं। और इसके साथ साथ आप गन्ना भी रख सकते हैं। तो नकदी की फसल भी यहीं से क्लियर होती है। तो रोपण खेती में कौन सी फसलें की जाती हैं? जिसके वाणिज्य खेती भी कहते हैं इसको। तो वाणिज्य खेती, नकदी की फसल किसको कहेंगे? रोपण खेती को कहेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से जो फसल उगाई जाती है, जैसे रबड़ की, कोको की, चाय की, कहवा की, ये फसलें उगाई जाती है। रेचिंग खेती, देखिए इसको खेती कहना वैसे ठीक नहीं होगा। ये क्या होती है? जो लोग भेड़ बकरियां चुगाते हैं, आपने राजस्थान वाले क्षेत्र में देखा होगा, बहुत बहुत भेड़ चुगाते रहते हैं, वे चराते हैं, हमारे यहाँ चुगाते बोलते हैं मेरठ में, तो चराते हैं। जो चराते रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं रेचिंग खेती।
इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी या गायों को चराया जाता है और उनसे जो भी प्रॉफिट होता है दूध से या उन्हें बेचकर उनके मांस से जो भी प्रॉफिट होता है वो खेती कहलाती है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये खेती नहीं कह सकते इसको। कार्बनिक खेती क्या होती है? कार्बनिक कहें या ऑर्गेनिक कहें, इस खेती के अंदर जो है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। और ऑर्गेनिक स्टेट जो बना है, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, कृषि के अंदर किसी भी तरह के केमिकल या फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करता, वो है आपका सिक्किम। और देखिए कार्बनिक खेती के जनक किसको? अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। ये पॉइंट भी प्यारे बच्चों आपने याद रखना है, एग्जाम में बनेगा तो आंसर कर देना। जीरो फार्मिंग, ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक खेती की तरह है। जीरो फार्मिंग क्या होती है? जैविक खेती होती है, उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल इसके अंदर भी नहीं किया जाता। तो दोनों ही तकरीबन एक प्रकार की हैं, इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो नहीं ही है, ये नहीं किया जाता। जीरो बजट खेती के नाम से या शून्य बजट प्राकृतिक खेती के नाम से इसको जाना जाता है। बात की जाए शून्य बजट खेती की जो परिकल्पना है या अवधारणा किसने दी थी, तो सुभाष पालेकर के द्वारा इसकी परिकल्पना दी गई थी। यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, तो इसको हम यहां पर इंपोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। आगे बात करें, क्या पॉइंट और पूछा जा सकता है जो आपने याद रखना है? कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? फिर आपने आंसर मार्क करना है पंजाब। सीढ़ीदार खेती नॉर्मल सब बच्चे जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो छोटी छोटी जमीनों पर सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। आपने वीडियो वगैरह या पहाड़ों में गए होंगे तब आपने देखा होगा। पौधों के विकास के लिए आवश्यक 16 तत्व, इनके किसी के नाम आपने याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना है विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो आपने मार्क करना है कि 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता देता हूं नाइट्रोजन के बारे में। जिस जमीन पर भारत के अंदर कृषि की जाती है उसमें सर्वाधिक कमी जो होती है नाइट्रोजन की होती है। हालांकि ये पार्ट आपका जो ज्योग्राफी का होता है, जब हम वो पढ़ते हैं मृदा पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि भारतीय मृदा के अंदर किस चीज की कमी पाई जाती है। जहां पर खेती होती है उसके लिए बता रहा हूं, तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे एक संस्थान और आ जाती है जिसका नाम है इफ्को। जो बच्चे किसान होंगे उन्हें पता होगा कि उनके घर में जो खाद के कट्टे रखे हैं उनके ऊपर इफ्को लिखा हुआ है, इंडियन फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यही इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हालांकि हिंदी में भी पूछी जाती है। भारत में इसके लिए एक पॉइंट याद रखना, भारत के अंदर सबसे बड़ा खाद उर्वरक उत्पादन करने वाला जो कंपनी है वो है इंडियन फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको आप इफ्को बोल रहे हो, और ये एक सहकारी संस्था है। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है यूपी पुलिस में। फॉर्मेशन कब होती है, यानी कि स्थापना स्थापना कब होगी, तो स्थापना इसकी होगी 1967 ईस्वी में। हेडक्वार्टर पूछे, मार्क करना कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। इतने ही पॉइंट आपसे बनेंगे, इससे ज्यादा पॉइंट यहां पर भी नहीं बनेंगे। आगे बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका नाम है ICAR। फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखना रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च क्या, कृषि के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च करेगा वो कौन करेगा? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र करेगा। और देखिए जैसे जेनेटिक बीज वगैरह जो बनाए जाते हैं फसल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे गेहूं की फसल का कोई नया बीज बनाएगा, कौन बनाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसको कब बनाया गया था, तो काफी पुराने टाइम पीरियड में बनाया गया था, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। तब इसको जाना जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। अभी इसका नाम है ICAR। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लेना है। आगे बात करते हैं भारत की कुछ प्रमुख फसलें। देखिए यहां पर भी मैं आज तीसरे क्वेश्चन पर लॉक लगा रहा हूं, लॉक। और ये तो होमगार्ड वाले और कांस्टेबल वाले, उनके लिए देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। रबी की फसल, और बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इतना सिंपल है कि एग्जाम के अंदर जब बनेगा बहुत आसानी से मार्क कर दोगे आप।
ध्यान से क्लास को देखिए। बोई किस टाइम जाती है रबी की फसल? तो अक्टूबर नवंबर, जो अभी समय चल रहा है, आप खेतों में देख रहे होंगे, जो गेहूं है, सरसों है, मटर है, चना है, ये खेतों में आप देख रहे हैं, आलू है, ये सब फसलें कैसी हैं? तो ये रबी की फसल है। तो बोई कब जाएंगी? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाएंगी? तो नॉर्मली जो गेहूं की फसल काटी जाती है वो मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल कौन सी मौसम में बोई जाती है? फिर मार्क करना है शीत ऋतु में। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल बनाया है, देखिए यूपीएसआई ने। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू, तंबाकू, ये सभी कैसी फसल हैं? रबी की फसल है। हालांकि तंबाकू जो है इसको वाणिज्य फसल के रूप में भी जाना जाता है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं? धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सनई और गन्ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कपास, मूंगफली। तो एक बार कैजुअली देख लोगे तो 4 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो सर्दियों में बोए जाते हैं, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा खरीफ के लिए जो आंसर करना होगा जो गर्मियों में बोया जाता है। उसी तरह जब आपसे रबी की फसल पूछेगा तो 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो जायद और रबी की फसल से, 3 ऑप्शन सॉरी, चौथा ऑप्शन वही होगा जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में और कटाई जून जुलाई में होती है। और ये फसलें कैसी होती हैं? जायद की फसल को नकदी की फसल भी कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी, लोबिया, ये फसलें हैं। और देखिए सभी से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे भी, मैंने लॉक किया है यहाँ पर। आगे बात करती हैं उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि, यानी कि कम समय में जो उग जाती है फसल, वो कौन सी फसल है? तो मूंग की फसल है। तकरीबन 60 दिन या उससे कुछ कम, 40-45 दिन में आ जाती है। तिल की फसल के लिए आपने फैक्ट याद रखना है कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल, किस फसल को कहा जाता है? तब आपने मार्क करना है तिल की फसल को। फसलों का चक्रीकरण क्या होता है? फसलों का चक्रीकरण, यहां से भी क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। चक्रीकरण होता है कि आपने जो इस बार है गेहूं की फसल लगाई, फिर जो चावल है उसकी फसल को लगा दिया, उसके बाद फिर गन्ना को लगा दिया। तो इस तरह से चक्रीकरण किया गया है ताकि भूमि की उर्वरकता बनी रहे, इसलिए चक्रीकरण किया जाता है। तो क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना ही चक्रीकरण कहलाता है। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल यदि आपसे पूछता है तो रई और सरसों है। तिलहन जहां से तेल निकाला जाता है, वे फसलें कौन कौन सी हैं? रई और सरसों। अब बात करते हैं गेहूं की। देखिए गेहूं से यहाँ आप फैक्ट देख सकते हो, कितने फैक्ट यहाँ पे बने हैं, ये सब ऐसे ही चावल से जितने फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब एग्जाम में बने हैं, ऐसे ही गन्ने से। तो क्लास लंबी तो होगी लेकिन आपके लिए इफेक्टिव भी होगी। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वो दूसरा है, तो प्रथम स्थान आ जाएगा चीन का। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य यदि आपसे पूछता है तो फिर आपने मार्क करना है उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर में कौन सा है? जहां बहुत कम भूमि पर, जैसे यूपी की बात की जाए तो यूपी में नॉर्मली 3 क्विंटल से लेकर 4 क्विंटल तक होता है 1 बीघे के अंदर। वहीं बात की जाए पंजाब की तो 1 बीघे में 6 से 7 क्विंटल तक वो प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन करता है। गेहूं के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन कैजुअली आप एक बार देख लीजिए। मैंने बताया गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा जो गेहूं उगाता है वो कौन उगाता है? पंजाब उगाता है। यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि पर, मैंने शुरू में ही बताया था, 24% भूमि पर गेहूं उगाया जाता है। इसके लिए मिट्टी की कैसी जरूरत होती है? तो दोमट मिट्टी गेहूं उगाने के लिए प्रयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल, मैंने कहा जो खाद्यान्न फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी आ जाएगी? तो वो गेहूं आ जाएगी। भारत की यदि खाद्यान्न फसल पूछेगा फिर चावल आ जाएगी। यानी सबसे ज्यादा पूरे भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चावल की उगाई जाती है। सर्वाधिक गेहूं की खेती कहाँ होती है? यूपी में गंगा और घाघर के दोआब क्षेत्र में होती है। दोआब क्या होता है? देखिए जो नदियों के किनारे वाली जमीन होती है जिसमें खेती की जाती है, जहां पर बरसात के दिनों में काफी पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, फिर उस जमीन पर खेती की जाती है। खादर की जो जमीन होती है उसी को कहते हैं दोआब जमीन।
आगे बात की जाए, दोआब ऐसे भी कह सकते हैं दो नदियों के बीच की जमीन, जैसे यहाँ पर घाघर है और यहाँ पर गंगा है, इसके बीच की जो जमीन होगी ये सारी, चाहे वो किसी भी तरह की है, खादर है, बांगर है, तो वो दोआब कहलाएगी। सर्वाधिक गेहूं की खेती आपके प्रदेश में गोरखपुर के अंदर होती है। वहीं बात की जाए कि भैया ये बताइए कि गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फिर आपने मार्क करना है गुलेटिन पाया जाता है। किस्म कौन कौन सी हैं, तो कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, मैक्रोनी, वो वाली मैक्रोनी नहीं है, अमर, भवानी, इसकी प्रमुख किस्में हैं जो भारत के अंदर उगाई जाती हैं। चावल की बात की जाए, कौन कौन से फैक्ट बनेंगे, सर्वाधिक खेती चावल की होती है, यानी ऑल ओवर पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा खेती चावल की होती है। दक्षिण भारत में तो वर्ष भर चावल ही चावल उगाया जाता है खेतों के अंदर। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न फसल, यूपी पुलिस में पूछा गया है, फिर मार्क करना है गेहूं। उसी तरह पूरे भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है, 2018 में पूछा है, फिर आ जाएगी चावल। प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि पर 18% भूमि पर जो है, 24% पर तो होता है गेहूं, 18% भूमि पर क्या होता है, चावल। गर्म जलवायु कितनी होती है, तो यहाँ पर वर्षा की जो आवश्यकता होती है, पूछेगा नहीं, छोड़िए स्किप करिए इसको। तापमान 20 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर तक। गेहूं की बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर से नीचे सेंटीग्रेड से नीचे रहना चाहिए। चावल की खेती की बात की जाए तो तराई क्षेत्र में होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश के हम बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए यूपी का पेपर है तो उसी पर्पज से पढ़ जाए। भारत का पेपर हो तो मतलब नेशनल लेवल का, जैसे दिल्ली पुलिस का या एसएससी का होता, तो फिर हम नेशनल लेवल से पढ़ते। तो उत्तर प्रदेश के फैक्ट भी यहाँ साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। कुछ फैक्ट एक दो रहे भी जो भारतीय कृषि से बनते हैं, तो उसको मैं रिवीजन वाली क्लास में आपको कवर करा दूंगा। तो 100 दिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो कंटेंट है ऐसा ही मिलेगा, ऑथेंटिक, बिल्कुल हिट करने वाला एग्जाम में। चलिए, चावल की खेती दक्षिण भारत में वर्ष भर होती है। तो वहीं बात की जाए पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल की खेती होती है पूरे भारत के अंदर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से होगी, प्रथम स्थान कौन सा है, तो ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल का। उत्तर प्रदेश का स्थान यदि आपसे पूछता है चावल की खेती में तो दूसरा है। काला नमक चावल, इसको जीआई टैग मिला है सिद्धार्थनगर को, तो ये जीआई टैग्स भी मिल सका है। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखना। चावल, धान, और क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं आपके एग्जाम में, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, तो गेहूं में भी दूसरा है भारत का स्थान और चावल में भी दूसरा है। प्रथम स्थान गेहूं में भी चीन का है और देखिए चावल में भी चीन का है। भारत के सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, अभी बताया मैंने, पश्चिम बंगाल। धान की खेती से निकलने वाली गैस यदि आपसे पूछी जाएगी तो फिर आपने मार्क करनी है कि यहां से मीथेन निकलती है। जो पशुओं का गोबर होता है उससे भी मीथेन निकलती है, और जो धान के खेत होते हैं वहां से भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। गोल्डन राइस के अंदर कौन सा, जो गोल्डन राइस चावल होता है, शादी ब्याहों में आपने देखा होगा गोल्डन राइस चलता है, तो उसके अंदर विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। बासमती चावल पकने पर लंबा हो जाता है, किसके कारण होता है, तो एमाइलोज के कारण होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, एमाइलोज के कारण जो चावल है वो लंबा हो जाता है। प्रमुख किस्म कौन कौन सी है, ओस, अमन और बोरो। भारत के अंदर 3 प्रमुख फसलें हैं जो सबसे ज्यादा, वैसे ये बात की जाए ये तीनों की तीनों वेस्ट बंगाल के अंदर जो है उगाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा, तो फिलीपींस मनीला के अंदर है। राष्ट्रीय का यदि आपसे पूछता है कि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये कटक उड़ीसा के अंदर है। आगे बात करते हैं गन्ने के उन फैक्टों को देखते हैं जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। चिकनी मिट्टी में उगाया जाता है और तापमान की जो जरूरत होती है 20 सेंटीग्रेड से लेकर 26 सेंटीग्रेड तक। वर्षा ज्यादा से ज्यादा हो जाए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य जमीन, देखिए अभी बताया हमने 24 गेहूं होता है, उसके बाद 18 चावल होता है और 13% जो होता है वो गन्ने की खेती होती है। गन्ने में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, लेकिन प्रति हेक्टेयर, जैसे हम गेहूं की बात कर रहे थे कि प्रथम स्थान तो यूपी का है गेहूं
उत्पादन करने में, लेकिन प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? पंजाब। उसी तरह जो गन्ना है, गन्ने में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन करेगा ये तमिलनाडु करेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ वाली जितनी भी हैं याद कर लेना। देखिए रिपीट कैसे हुआ है, यूपीएसआई 21 में पूछा है, यूपी पुलिस 2024 में पूछा है। तो क्वेश्चन यूपी पुलिस में मैं बहुत सारी क्लासों में बताता हूँ, क्वेश्चन यूपी पुलिस में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होंगे। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहां पर है? शाहजहांपुर है में है। गन्ना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नगदी यानी कि वाणिज्य की फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसलों में किसको जाना जाता है? तो ये गन्ने को जाना जाता है। तो पॉइंट याद रखना अच्छे से, मैंने क्या चीज समझाई थी। खाद्यान्न फसल कौन सी आ जाएगी? गेहूं, उत्तर प्रदेश के पर्पज से। वाणिज्यिक फसल कौन सी आ जाएगी? गन्ना, क्योंकि गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। आगे बात करते हैं चना। चना कौन से क्षेत्र में होता है? यूपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। और इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कौन सी फसल? दलहन फसल। तो हम इसको मार्क करेंगे, जो दलहन फसल है वो कौन सी सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो फिर आपने मार्क करना है चना। मक्का की बात की जाए तो मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। कौन कौन से एरिया में होती है? ये शायद नहीं पूछा जाएगा मक्का से। तो बाजरे की बात करें तो बाजरा एक शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसके लिए 50 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान वैसे भी बाजरा उत्पादन में अग्रिम राज्य है। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2018 को घोषित किया गया था। वहीं बात की जाए भारत के अनुरोध पर वर्ष 2023 को यूएनओ और एफएओ इनके द्वारा इस पूरे वर्ष को सेलिब्रेट किया गया था बाजरा वर्ष के रूप में। कपास की बात की जाए, कपास से कौन से पॉइंट बनेंगे आपसे? देखिए कपास से बनेगा कि कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी, जो रैगून मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। रुहेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्र में कपास होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कपास इतनी नहीं उगाई जाती, बहुत कम मात्रा में उगाई जाती है। कपास जो उगाई जाती भी है तो आगरा जिले में कपास उगाई जाती है, वो भी स्वदेशी किस्म उगाई जाती है। ऐसा नहीं कि विदेशी कोई ज्यादा प्रोडक्शन वाली किस्म उगाई जाती हो, केवल और केवल स्वदेशी। और वो उसके लिए उपयुक्त समय जो है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। पखवाड़ा 15 दिन का होता है, तो जो पहले 15 दिन होते हैं अप्रैल के, उसी में इस फसल को बोया जाता है। पटसन। अब पटसन किसको कहा जाता है? तो पटसन कहा जाता है जूट को। ये क्या है? ये है जूट। तो तराई वाले गंगा घाघर के दोआब क्षेत्र में होती है जूट। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? रस्सी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पटसन जो किसान उगाते हैं उन किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन इसका शुभारंभ किया है। तो पाट मित्रो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, याद कर लेना अच्छे से। जूट को गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। गोल्डन रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गोल्डन सी होती है। जैसे आपने बोरी देखी होगी, जो टाट की बोरी होती है, रस्सी होती है, और उसके साथ साथ जूट के कपड़े भी बनते हैं, तो जूट के कपड़े भी होते हैं। तो ये याद रखना, गोल्डन रेशो कहा जाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर कहते हैं। अब जूट का चलन इतना नहीं रहा, इसकी जगह जो है नायलॉन ने ले ली है, इसलिए जूट को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा जूट को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तब आपने आंसर मार्क करना है। 4 ऑप्शन में मिलेगा, किसी एक में नायलॉन। कहां होता है इसको आप स्किप कर सकते हो। अरहर तूर की बात की जाए कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। अफीम इंपॉर्टेंट रहेगी। अफीम प्रदेश में जो अफीम है, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। बाराबंकी के साथ साथ गाजीपुर में भी अफीम उगाई जाती है। गाजीपुर राज्य के अंदर एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। तो उत्तर प्रदेश में जो अफीम उगाई जाती है वो नशे के लिए नहीं उगाई जाती, वो अफीम जो है वो अफीम दवाइयों में काम आती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और गाजीपुर, ये दोनों के दोनों जो जिले हैं, ये अफीम के लिए जाने जाते हैं।
तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू से तो कुछ नहीं पूछेगा, तंबाकू से कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा तंबाकू अनुसंधान संधान संस्थान संस्थान। इसका नाम परिवर्तित किया गया है अभी 25 या 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2026 को शायद। बस आप मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं अगली वीडियो में करूंगा कि इसका नया नाम क्या हो चुका है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नया नाम बता दीजिए मुझे कि क्या हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम बताओगे। सोयाबीन मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक होती है, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ही है बुंदेलखंड क्षेत्र, वहां पर होती है। फसलों के रोग यहाँ पर पूछे गए हैं, यूपी पुलिस 2024 24 और 21 दोनों में पूछा गया है, तो रोग से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, फसलों के कौन कौन से रोग हैं, जैसे धान का जो रोग है वो खैरा जिंक की कमी से होता है। उसके बाद ब्लास्ट रोग होता है, एक झोंका रोग भी बोला जाता है जिसको, और शीत झुलसा रोग। गेहूं का कौन कौन सा आपने याद रखना है, रस्ट जिसको किट रोग बोलते हैं, करनाल बंट रोग होता है, और ढीला कुड़वा रोग होता है। तो ये सभी रोग याद रखने हैं, जो पूछे गए हैं वे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गन्ने से कौन सा होता है, लाल सड़न, बहुत ज्यादा पूछा जाता है लाल सड़न, ये रेड डॉट होता है। बाजरे के लिए कौन सा होता है, अरगट, बाजरे के लिए आप स्किप करना। मक्का के लिए व्हाइट बट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सरसों के लिए और आलू के लिए, बाकी सबको आप स्किप कर सकते हो। सरसों के लिए सफेद गुड़ई रोग होता है, आलू के लिए पछेती झुलसा और अर्ली ब्लास्ट ये रोग होता है। तो ये कुछ रोग हैं, थोड़े ही मैंने लिखे हैं इसके अंदर, नहीं तो बहुत बहुत सारे हैं। बस इन फसलों के आप एक कैजुअली देख लीजिए, जो पूछे गए हैं धान गेहूं गन्ना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। आगे आ जाते हैं फसलों के जन्म स्थान, कि भैया भारत ने कौन सी फसल को जन्म दिया है, गन्ना जवार मूंग अरहर और उड़द को। अफ्रीका ने बाजरे को, चीन ने जौ सोयाबीन चाय और मसूर इसको जन्म दिया है। ब्राजील ने कहवा और रबड़ को दिया है। मेक्सिको ने मक्का को। अमेरिका ने मूंगफली कपास और सूरजमुखी को जन्म दिया है। वहीं पेरू के लीमा के अंदर आलू अनुसंधान केंद्र भी है, तो ये आलू को जन्म दिया है पेरू ने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरित क्रांति, देखिए कृषि पढ़ रहे हैं, हरित क्रांति हरित रेवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे हम, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्लास अधूरी है। देखिए दूसरा नाम क्या है इसका, तीसरी क्रांति। लोकप्रिय नाम क्या है, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिक क्रांति किसको कहा जाता है, हरित क्रांति, फिर आपने मार्क करना है। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं, खाद्य फसलें हैं, उनमें जो उत्पादन तकनीक में सुधार किया जा सके और उसका जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। किससे बढ़ाया जा सके, जो बीज हैं वो ऐसे हाई क्वालिटी के बीज यूज किए जाएं गेहूं उगाने के लिए, चावल उगाने के लिए, ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके। दरअसल ये टाइम पीरियड था 1960 ईस्वी का, जब भारत के अंदर फूड क्राइसिस आया था। तो भारत के अंदर जो खाद्यान्न थे, मतलब गेहूं चावल जो थे, ये बहुत कम मात्रा में थे और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी, तो बहुत कम जो भूमि थी उसमें चावल गेहूं उगाया जा रहा था। तो सरकार ने गुहार लगाई थी कि भैया हम ये हरित क्रांति स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अपने जो फसलें हैं उसमें गेहूं चावल इसको उगाइए। तो यही थी। देखिए यहाँ पर है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। तो खाद्य की सुरक्षा करना हरित क्रांति का लक्ष्य रहा था। प्रमुख तथ्य और शुरुआत कब हुई है, शब्द किसने घड़ा था, तो शब्द जो घड़ा था अमेरिकी वैज्ञानिक थे विलियम गॉड, 1968 ईस्वी में। इंपोर्टेंट रहेंगे विलियम गॉड, ये बहुत पूछे जाते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, तो मैक्सिको से होती है। विश्व स्तर पर जनक किसको जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। तो एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है। शब्द घड़ना, सर्वप्रथम शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने, इसको भी याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना अपने दिमाग में। देखिए नॉर्मन बोरलॉग ने को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इसीलिए इनको 1970 में शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
भारत के लिए जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं तकनीकी बीज। जो हरित क्रांति थी उसके अंदर हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तकनीकी बीज और उर्वरकों का उपयोग किया था। तो वही इस क्रांति की विधि में हमने HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी बीजों का उपयोग किया, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहते हैं। तो चमत्कारी बीज हमने कौन सी क्रांति में उपयोग किए थे? तो ये हमने हरित क्रांति में उपयोग किए थे। हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर थी। तो दोनों पॉइंट ऐसे ही लैंग्वेज से बनाए हैं, यहाँ मेंशन है, ध्यान से आपने इनको देखना है, एग्जाम में बनेंगे तो इसी तरह से आपने मार्क भी करने हैं। आगे बात करते हैं भारत में जो देखिए नेतृत्व किया है वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया है। वहीं उस समय कृषि मंत्री, बहुत पूछा जाता है हरित क्रांति का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी। कृषि मंत्री उस समय कौन थे? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। कृषि सचिव B शिवरमन। ये तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला चरण 1960 के दशक में, पर्टिकुलर डेट आपसे पूछता है बार बार। 1967-68 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। कौन सी दो फसलें इसके अंदर सबसे पहले उपयोग में लाई गई थी कि हम इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? तो गेहूं और चावल। इनके लिए हमने तकनीकी सुधारों में जो हैवी, ये कहें कि हाई वैरायटी जो बीज थे उनका उपयोग किया था। बीज, उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से भारी वृद्धि करना इसका उद्देश्य रहा था। आरंभिक स्थल कौन सा था इसका, जहां पर सबसे पहले हरित क्रांति, ये भी इंपोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम में। देखिए कहां से स्टार्ट हुई थी? तो पंजाब से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद लाभान्वित राज्य कौन कौन से थे? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाभ हुआ था इस हरित क्रांति से। जन्म स्थल जहां से ये स्टार्ट की गई थी तो पंतनगर उत्तराखंड से। सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रभाव की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रभाव जो है इसके उत्पादन पर पड़ा था, और उत्पादन में दो पॉइंट है। देखिए एक जगह तो जहां गेहूं और जो चावल थे उनका उत्पादन बढ़ा था, वहीं यानी कि कुल मिलाकर खाद्यान्न जो था वो बढ़ा था, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ा था। लेकिन मोटे अनाज जो होते हैं, जैसे आपकी दालें वगैरह होती हैं, चना होती है, ठीक है ना, सरसों वगैरह होती है, उनके उत्पादन में कमी आई थी। तो जहां एक तरफ कुछ फसलों का उत्पादन बढ़ा, वहीं दूसरी फसलों का उत्पादन गिरा भी था। और आज भी ये इस तरह ज्यादातर जो है उत्तर भारत के अंदर या पंजाब के अंदर दो तीन फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर भारत के अंदर बात की जाए तो गन्ने की फसल सर्वाधिक उगाई जाती है, यूपी के अंदर गेहूं या ये चावल की फसल उगाई जाती है, ऐसे पंजाब में। तो ये बात आपने याद रखना है, जहां उत्पादन बढ़ा है तो वहां कुछ फसलों का उत्पादन घटा भी है। ईस्टर्न नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जन्म आपने याद नहीं रखना, कहाँ हुआ बस ये याद रखना है। कार्य क्षेत्र इनका क्या था? तो मैक्सिको था। MS स्वामीनाथन, जन्म नहीं याद रखना, कैजुअली देखिए। मृत्यु हाल फिलहाल में ही हुई है, मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई है। और यहाँ से UPSI वाले जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वे तो इन सभी पुरस्कारों को एक बार अच्छे से देखेंगे। नहीं तो जो बच्चे होमगार्ड और उसके साथ साथ इसको देख रहे हैं आपके कांस्टेबल को, तो कांस्टेबल वाले इसको ध्यान देंगे कि इन तीन पुरस्कार, जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार और उसके साथ साथ पर्यावरण पुरस्कार, और एक ये आ जाएगा आपका पद्म विभूषण पुरस्कार। डेट के साथ याद करोगे तो रेमन मैग्सेसे 1971 में, पहला खाद्य पुरस्कार जो मिला है 1987 में, UNEP का पर्यावरण पुरस्कार जो मिला है 1994 में, 1989 को जो है पद्म विभूषण दिया गया था इनको। तो ये पुरस्कार याद रखेंगे। आपके सिलेबस के अंदर फिर बता देता हूं, जो पुरस्कार और सम्मान सिलेबस में दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ जितने आए हैं मैंने आपको बता दिए, जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे आ जाती है अगली क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात की जाए, जो श्वेत क्रांति है इसके जो जनक माने जाते हैं, जनक पहले नहीं पढ़ते, पहले इसकी बेसिक डिटेल्स को पढ़ते हैं। देखिए सामान्य परिचय में हम पढ़ते हैं दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये जानी जाती है। उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। तो श्वेत क्रांति किसके लिए आई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए आई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो
1970 के दशक में होती है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत की गई थी। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा है। ऑपरेशन फ्लड से आपका क्वेश्चन बना है, तो याद रखना किस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, तो ये श्वेत क्रांति को कहा जाता है। प्रधानमंत्री यहां पर भी इंदिरा गांधी जी थी और हरित क्रांति में भी इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा। वही बात की जाए, श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी प्रारंभ किया गया था। इसको भी आगे पढ़ेंगे अभी हम। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन जी माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था, यहां बस आपने इनकी 26 नवंबर वाली डेट याद रखनी है। 1921 आपने याद नहीं रखना, क्योंकि 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 26 नवंबर की डेट याद रखेंगे, 1921 आपने नहीं रखना। तो यदि पूछता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किन के लिए मनाया जाता है, तो वर्गीस कुरियन जी की याद में मनाया जाता है। उनका उस दिन बर्थडे था। देखिए, इनके द्वारा ही भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल की फुल फॉर्म है, पूछेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। विस्तार और प्रभाव, श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात से की गई थी। पूछे कि गुजरात से हुई थी, गुजरात में भी कहां से हुई थी, आनंदा जिले से हुई थी। ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण में 18 दुग्ध क्षेत्र जो हैं उनको इंक्लूड किया गया था और 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, क्योंकि बड़े महानगरों के अंदर पशुपालन तो होता नहीं, वहां तो टेक वाली चीजें चलती हैं ज्यादातर। तो उन क्षेत्रों में दूध की आपूर्ति को पूरा कराना था, आपूर्ति कराना था, इसीलिए ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। तो बड़े शहरों को जोड़ा गया था। पैट 2023 में पूछा था कि किन बड़े शहरों को जोड़ा गया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। इसके 3 चरण हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंत देख लेना। श्वेत क्रांति का जो अंत है कब होता है, तो 1996 में। इसको तो सब बच्चे याद रखेंगे ही रखेंगे। महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन सी हैं जो आपने याद रखनी है, देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अभी मैंने बताया था कि इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो स्थापना आपने याद रखनी है। जितने भी संस्थान पढ़ा रहा हूं सभी इंपोर्टेंट है, इनकी स्थापना आपने याद रखनी ही रखनी है। 16 जुलाई 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आनंदा गुजरात के अंदर है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नवंबर में मनाया जाता है, मैंने अभी बताया 26 नवंबर को, और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अन्य क्रांति कौन कौन सी आपने पढ़नी है, अभी हमने श्वेत क्रांति पढ़ी, अभी हमने हरित क्रांति पढ़ी, और कौन सी क्रांति जो आपसे पूछी जा सकती है, जैसे पीली क्रांति, किससे संबंधित है, तिलहन से। इसके जनक कौन है, तो सैम पित्रोदा, इंपोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है रजत। रजत क्रांति अंडे से रिलेट करती है, और देखिए इसके जो वो माने जाते हैं जनक या विशेषज्ञ, जिनके टाइम पीरियड में स्टार्ट की गई थी, इंदिरा गांधी। लाल क्रांति टमाटर से है, गुलाबी क्रांति झींगे से है, और किसी के जनक आपने नहीं याद करने। आगे बात की जाए, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है, गोल आलू से है। नॉर्मल है, ऐसे नहीं है कि इतनी सारी क्रांति सर याद कैसे होगी। देखिए यहाँ पर मैंने मेन रखी है, और इसकी जो नंबरिंग है ये भी सही नहीं है। तो मेन जो क्रांति आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है बस वे हैं, तो इनको तो आप एक बार कैजुअली देख ही लीजिए, 4 ऑप्शन में से आराम से निकल जाएंगे। बादामी क्रांति मसाले उत्पादन से है, कृषि क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है, अमृत क्रांति नदी जोड़ों से है, और हरित सोना क्रांति, हरित क्रांति नहीं है, बांस उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, और आपने याद रखनी है यहाँ पर स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से। और यहाँ पर आपने इनके ये भी रखने हैं कि किन्होंने इसको स्टार्ट की थी, तो 1991 में निरपक्ष टुटेजा जी के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से रिलेट करती है। तो इतनी सारी क्रांति हैं, ये भी आपको होमवर्क में मिल रही हैं, जो बची हैं उन्हें आप होमवर्क में पढ़ोगे, हालांकि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये पीडीएफ जब मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर सीधा डाउनलोड कर लेना। यही कंटेंट सेम आपको इसी वे में वहां पर मिल जाएगा। तो एक बार इसका रिवीजन जरूर करना, एक बार नहीं कम से कम 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। नाबार्ड,
नाबार्ड एक बैंक है। देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म एग्जामों में पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, जो किसानों को कृषि क्षेत्र में लोन प्रोवाइड कराता है, और वो भी देखिए 15 वर्षों के लिए। हाँ ये लिखा हुआ, कितने वर्षों के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, तो 15 वर्षों के। केसीसी हमने पढ़ा था 5 वर्ष के लिए लोन देता है अधिकतम, और उसके बाद 1 साल के लिए जो है रिव्यू करता है 1 साल बाद। उसी तरह बात की जाए 15 वर्षों के लिए लोन कौन देता है, ये देता है, और कौन से में देता है, कृषि क्षेत्र में नाबार्ड। नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन सी संस्था मार्क करोगे, फिर नाबार्ड आ जाएगी। यह कृषि ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है। यदि आपसे पूछता है कि कृषि ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, फिर भी कौन सा मार्क करोगे, नाबार्ड। इसकी स्थापना पूछे कब की गई थी, तो 12 जुलाई, इंपोर्टेंट रहेगी ये, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो सिमरवन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है, मुंबई के अंदर है। लोन मैंने बता दिया कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, यूपीएसआई 2017 में ऐसे करके क्वेश्चन बनाया है, 15 वर्षों के लिए। नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की गई, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई। जहां पर आपको जो से ऑप्शन में नाबार्ड मिलेगा वो मार्क करना है, तो इस पॉइंट को भी आपने प्यारे बच्चों याद रखना है। FAO विश्व स्तर पर कौन सा संगठन है जो कृषि क्षेत्र में काम करता है, तो ये है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना 16 अक्टूबर 1945। इसीलिए जो 16 अक्टूबर है इसको मनाते हैं हम खाद्य दिवस। खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। 45 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट है, कहाँ है, रोम इटली के अंदर है। कितने इसके अंदर सदस्य देश हैं, तो 90 सदस्य देश हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन आपके एग्जाम में सिलेबस में दिए गए हैं, फिर दोबारा से बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना। ऐसा नहीं है कि ये बेफजूल का डाटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक टैगलाइन इसकी याद रखनी है प्यारे बच्चों, ये टैगलाइन इंपोर्टेंट है। FAO के द्वारा रेत और धूल तूफान, कृषि में समन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्ष से रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई, तो FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्पज से फल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान या कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे आम, आम लखनऊ में होता है। कौन कौन से आम के लिए फेमस है, दशहरी आम और मलिहाबाद आम। वाराणसी लंगड़ा आम के लिए फेमस है। वहीं मेरठ और बागपत जो है रटोल आम के लिए फेमस है। आंवले की बात की जाए तो प्रतापनगर जो है, बहुत बार पूछा गया, प्रतापगढ़ सॉरी, प्रतापगढ़ जो है ये आंवले उत्पादन में अग्रीम है। अमरूद में प्रयागराज, बहुत मोटे मोटे अमरूद होते हैं प्रयागराज के, तो ये फेमस है, जिसको इलाहाबादी अमरूद बोलते हैं। आगे लीची में सहारनपुर और मेरठ प्रथम स्थान रखता है। केले में कौशाम्बी, वाराणसी और गोरखपुर है। संतरा सहारनपुर, जो अभी आप देख रहे हो पीले पीले वे संतरे नहीं होते, किन्नू होते हैं यार, किन्नू उत्पादन प्रथम स्थान होता है। संतरा नासिक वगैरह जो है वहां पर सबसे ज्यादा होता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो आलू उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है उसका प्रथम स्थान है। प्रमुख शोध संस्थानों की बात की जाए कौन कौन सी आपने याद रखनी है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, सभी क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो पूछे गए हैं। संस्थान जो है वाराणसी के अंदर है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आम अनुसंधान ये कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पर है, कानपुर के अंदर है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ। इंपोर्टेंट है, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं इंपोर्टेंट, ठीक है। ये तो चारों के चारों आपने भूलने नहीं है, और बहुत सारी संस्थान है जो यहां पर है। तो ये सिलेबस भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, होमवर्क।
ये आपका होमवर्क है, आपने इसको भी होमवर्क में करना है। जितनी भी ये संस्थान है यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा 65 नहीं है तो इसकी भी नंबरिंग गलत है, मैंने अपनी जो फाइल है उसमें के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उठाई है। जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर है वे तो आपने याद ही रखनी है। जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो उत्तर प्रदेश के लिए हैं वे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। बाकी इन्हें सभी को एक बार जरूर कैजुअली देखिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, केंद्रीय अनुसंधान, केंद्र और संस्थान, इसका भी आपको टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, तो ये भी आपसे पूछी जाएंगी। इसके लिए अलग से भी क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि ये क्लास इतनी लंबी हो चुकी है। यहाँ मैं इन चीजों को नॉर्मल वन लाइनर करके आपको बताऊं, जब ये यहाँ है ये यहाँ, ये चीजें तो आप स्वयं भी पढ़ लोगे। आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट और इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। ये 4-5 पॉइंट और हैं, इनको और पढ़ लीजिए। जैसे चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, फिर कपूर आप मार्क करोगे। फावड़ा जो है, इससे क्वेश्चन बना है कि एक ऐसा साधारण उपकरण जिसका उपयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, फिर आंसर करोगे आप फावड़े का। शेयर क्रॉपिंग क्या होती है? शेयर क्रॉपिंग होती है, मान लीजिए आपका कोई खेत है, वो अपने हिस्से पे बटाई पे किसी को दे दिया और उसका कुछ हिस्सा आप रख रहे हो, यही होती है शेयर क्रॉपिंग। आगे बात की जाए कंपोज्ड। कंपोज्ड क्या होता है? देखिए जो कूड़ियां वगैरह होती हैं, कचरा वगैरह होता है, उसको कंपोज्ड करके खाद बनाया जाता है और वो खेतों में डाला जाता है, यही होता है कंपोज्ड। आगे बात की जाए, भारत में विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और लास्ट नॉट लीस्ट ये हो जाएगा आपका 1965 में भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर बनाया गया है? कांडला, गुजरात के अंदर बनाया गया है। बस इस क्लास के अंदर यही पॉइंट है। बाकी ये सभी जो डेटा है मेरी जो बुक है इसके अंदर मिल जाएगा। मैंने बता रखा है मात्र 39 रुपए में सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, जितने भी ये सब मिल जाएंगे जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का आएगा मुझे मैसेज की सेट, इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लेना। और उसके साथ साथ जो ये बुक है इसको खरीदने का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही पेमेंट करोगे ऑटो डाउनलोड होकर आपके फाइल सेशन में चली जाएगी। फोन में अंदर जाकर देखना जहां पर डाउनलोड सेशन है या रिसेंटली फाइल होंगी वहां पर आपको मिल जाएगी। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खरीद लीजिए। चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आसान हो जाएगा मुझसे सीखना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।